गुड मॉर्निंग सभी को। आज 16 अक्टूबर है, डे है थर्सडे और द हिंदू का एडिटोरियल लेके मैं आया हूँ फिर से। तो आज जो एडिटोरियल है उसका हेडिंग है रिफ्यूजी इन्फिल्ट्रेटर्स, रिफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स। क्या होता है दोनों? यहाँ पे दोनों तो आप देख सकते हो। यहाँ पे दोनों वर्ड्स जो हैं क्या हैं? दोनों के दोनों क्या है? नाउन है। दोनों वर्ड्स नाउन है, ठीक है। अब बात आती है कि रिफ्यूज़ी क्या होता है एंड इन्फिल्ट्रेटर्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं तो दो तरीका होता है, विथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि पासपोर्ट वीज़ा के थ्रू अगर हम जाते हैं तो हम वहाँ के उस कंट्री के जो है वहाँ पे वैलिड होते हैं। कहने का मतलब हम लीगली वहाँ पे जाते हैं, लीगल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं डॉक्यूमेंट्स बना के, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, इंडिया में फेस कर रहे हैं या श्रीलंका के कुछ लोग जो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो माइग्रेट करके यहाँ आ गए चोरी छिपे, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। वो इंडिया आ गए, ठीक है, और वो रहना स्टार्ट कर दिए। अब वो जो रहना स्टार्ट कर दिए तो वो रिफ्यूजीज़ भी हो सकते हैं, वो इन्फिल्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं। तो किस कंडीशन में रिफ्यूजीज़ होगा, किस कंडीशन में इन्फिल्ट्रेटर्स होगा, ये बात है। हमने क्या बताया कि अगर कोई श्रीलंका से इंडिया आता है और वो वहाँ रहना स्टार्ट कर देता है तो वो रिफ्यूजी भी कहला सकता है, वो इन्फिल्ट्रेटर्स भी कहला सकता है, ठीक है। तो कब वो रिफ्यूजी होगा, कब वो इन्फिल्ट्रेटर्स होगा? रिफ्यूजी तब होगा जब वो वहाँ पे आके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दे कि मैं यहाँ से जो है प्रवास करके यहाँ पे आया हूँ, माइग्रेट करके आया हूँ और मुझे वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप दे दो, ठीक है। मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट्स इन द कहने का मतलब ये है कि हमें आप रिफ्यूजी का स्टेटस दे दो, हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स था या हमारे कंट्री में कोई समस्याएं थी, हम भाग के यहाँ आ गए। अगर यहाँ की सरकार उसे लीगली पेपर पे एक्सेप्ट कर लेती है एज अ रिफ्यूजी कि वो यहाँ से आए हैं और उसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देती है, रिफ्यूजी का स्टेटस दे देती है, तो वो रिफ्यूजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब आपको इन्फॉर्म करना होगा, गवर्नमेंट को बताना होगा कि हम माइग्रेट करके वहाँ से आए हैं, तो आप हमें वैलिड डॉक्यूमेंट दे दो, जो भी है, कुछ समय के लिए, ठीक है, 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो डिपेंड करता है यहाँ के गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो अगर आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया तो आप रिफ्यूजी हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तत्काल। वही क्या होता है कि आप आ गए और आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करा, आप चोरी छिपे क्या बना लिए, यहाँ के आधार कार्ड बना लिए, यहाँ के वोटर लिस्ट में इनरोल हो गए चोरी छिपे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने गवर्नमेंट को ये बताया कि हम श्रीलंका से भाग के आए हैं तो आप है मुझे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, ये आपने नहीं बोला। आप चोरी छिपे यहाँ के जो है सिटीजनशिप को लेने के लिए क्या कर, सिटीजनशिप तो आपको नहीं मिलेगा इतना वो आसानी से, लेकिन आप एज अ कह सकते हो कि आप चोरी छिपे यहाँ पे क्या कर रहे हो, रह रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे? इन्फिल्ट्रेटर्स कहलाओगे, ठीक है। भले ही आपने आधार बना लिया, भले ही आपने वो कर लिया, है ना, आप ये शो कर रहे हो कि हम इंडिया के हैं, लेकिन आप क्या कहलाओगे? इन्फिल्ट्रेटर कहलाओगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है रिफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर में। इन्फिल्ट्रेटर्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते कि हम यहाँ से आए हैं तो आप हमें एक्सेप्ट करो कुछ समय के लिए। और रिफ्यूजी वो होते हैं कि वो भी आते हैं बाहर से ही, बट वो गवर्नमेंट को क्या बताते हैं? गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम बाहर से आए हैं, आप हमें क्या करो, कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स दे दो, ठीक है, कि हम यहाँ पे रह सकें कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं। ऐसा नहीं कि हमें आप उन्हें हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं यहाँ का, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस यही है रिफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है इंडिया नीड्स अ रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है।
तो इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को क्या ज़रूरत है, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एक रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है। इंडिया को किसकी ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग एक जो क्या कह सकते हैं, सही एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी किसका, तो रिफ्यूजी का। दैट इज़ जो कि क्या होना चाहिए, दैट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होने चाहिए। कोई उसमें ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें जो है किसी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या किसी बेसिस पे, आप कास्ट के बेसिस पे या रंग के बेसिस पे आप उसमें क्या करो, भेदभाव करो। जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, है ना, बिना भेदभाव वाला होना चाहिए। ठीक है, ये जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ है, ये रिसेंट स्टेटमेंट है मिस्टर अमित शाह का, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कुछ अभी इन्फिल्ट्रेटर्स पे उन्होंने कुछ बयान दिया था, उन्होंने बोला था, तो उसी पे ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। ठीक है, और पार्टिकुलर कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट करा था। तो अब एडिटर है वो तो छापेंगे ही। आप जब भी आप, क्योंकि आप होम मिनिस्टर हो और ऐसे किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करोगे, तो एडिटर लोग तो यही कुछ देखते रहते हैं। स्पेशली जो द हिंदू के एडिटर होते हैं, वो तो इनको तो ये सब चीज़ें बस ही दिखता है मैक्सिमम। अगर ऐसा कुछ हो, कोई ऐसा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या कोई भी हो, होम मिनिस्टर हो या अदर कोई मिनिस्टर हो, अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट वो देता है किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लेके, जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेट, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हो, है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ठीक है, तो ये लोग टारगेट हो जाते हैं किसका, तो द हिंदू के एडिटर का। तो वही बात है, यहाँ पे अमित शाह जी टारगेटेड हुए हैं। तो है क्या, आगे देखते हैं, है ना। तो इंडिया हो जाएगा, हम इसको पार्सिंग कर लेते हैं, इंडिया नाउन, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रामर भी सीखना है। ठीक है, इंडिया हो जाएगा नाउन, इंडिया हमारा नाउन हो जाएगा। नीड्स V5 हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो इंडिया सिंगुलर, तो उसके साथ V5 आएगा, आपको पता है V5 जो कि रूट फॉर्म ऑफ, सॉरी V5 जो होता है वो सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, आर्टिकल रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये टोटली क्या हो जाएंगे, कंपाउंड नाउन हो जाएंगे एक साथ, है ना। दैट, यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दैट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, वो क्या होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। इज़ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ राइटली स्ट्रेस्ड द नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स। तो जो स्टेटमेंट था अमित शाह जी का, उसमें उन्होंने स्ट्रेस करा था, स्ट्रेस करने का मतलब उन्होंने जोर डाला था, किस पे जोर डाला था, द नीड, ज़रूरत पे, किस चीज़ की ज़रूरत पे, टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स, कि क्या करो, डिस्टिंक्शन बनाओ। किस में डिस्टिंक्शन बनाओ, डिस्टिंक्शन मतलब होता है दोनों को अलग करो, है ना, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करो। किस में डिफरेंस क्रिएट करो, तो रिफ्यूजीज में और इन्फिल्ट्रेटर्स में, है ना। इन्फिल्ट्रेटर्स और रिफ्यूजीज में क्या डिफरेंस है, उसको क्या करो, उसका ज़रूरत है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था, अमित शाह जी ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दो वैलिड, द प्रॉब्लम लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स बाय दोज इन पावर टू मेक अ डिस्टिंक्शन। ठीक है, यद्यपि कहा जा रहा है कि वैलिड सही है, क्या सही है, द प्रॉब्लम्स लाइज इन एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स बाय दोज इन पावर टू मेक डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो जो पावर में है वही क्या कह रहे हैं, है ना, जैसे पावर में कौन, गवर्नमेंट है, यानी कि अमित शाह जी की सरकार है। ठीक है, प्रॉब्लम्स वहीं पे लाई कर रहा है, द प्रॉब्लम्स लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। जो हमारा पैरामीटर्स वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स किसके द्वारा, उसके द्वारा जो कि पावर में है, जो कि किस में है, दोज इन पावर टू मेक डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो जो पावर में है उसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स फिक्स किया जा रहा है, कि मतलब वो भी बोल के ही, आप पावर में हो तो आप कर सकते हो, आप डिस्टिंक्शन ला सकते हो, पावर में तो आप ही हो।
ठीक है, ऐसा कहना है एडिटर का कि पावर में तो आप ही हो, तो डिस्टिंक्शन कौन लाएगा, आप ही लाओगे। ठीक है, तो ये जो हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर सेट किया जा रहा है वो सही नहीं है। कौन कह रहे हैं ऐसा, एडिटर कह रहे हैं। ठीक है, इवन वेयर प्रॉपर पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट इशूज में अराइज। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इवन मतलब यहाँ तक ये है कि अगर प्रॉपर पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क भी एग्जिस्ट करे, कहने का मतलब ये है कि अगर एक तो हमारे पास कोई रिफ्यूज़ी का एक प्रॉपर पॉलिसी है नहीं, है ना, रिफ्यूजी कौन होगा, इन्फिल्ट्रेटर्स कौन होगा, जो क्लियर डिस्टिंक्शन प्लस जो हम उसको सही तरीके से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का जो वो होना चाहिए, वो हमारे पास एक्ट रूल्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास प्रॉपर पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क भी हो, एग्जिस्ट करे भी हो, तो इशू में एराइज, तो फिर भी क्या हो सकता है, इशू एराइज हो सकता है, ये ऐसा मैटर है, ऐसा एडिटर कह रहे हैं। ऑल्सो एट प्ले इज द लेवल of official understanding. Also at play is the level of official understanding. ठीक है, और ये जो गेम है ये क्या है, ये जो गेम है also at play is the level of official understanding. और ये क्या है, जो सरकारी ढांचा है, जो ऑफिशियल्स है, उसके लेवल पे भी डिपेंड करता है ना, उसके अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो मैटर है। ठीक है, इन इंडिया विच इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ 1951 UN कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज, जो कि जैसा कि इंडिया की बात करें, जो कि क्या है, सिग्नेटरी नहीं है, मतलब उन्होंने साइन नहीं करा है, उसने उस डॉक्यूमेंटेशन पे साइन नहीं करा था, जो कि कब की हुआ था, कौन सा डॉक्यूमेंट्स, तो 1951 का जो UN कन्वेंशन है स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज का, एंड 1967 के प्रोटोकॉल, इस पे इंडिया ने क्या नहीं करा है, इंडिया ने इस पे साइन नहीं करा, मतलब इंडिया इससे एग्री नहीं है, इंडिया ने इसको वो नहीं करा है ना, इससे एग्री नहीं करा है ना, जो कन्वेंशन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन UN का। ठीक है, देर इज़ नो कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लॉ डिफाइनिंग who a refugee is, leaving scope for arbitrary एक्शन। ठीक है, तो देयर इज़ नो, यहाँ जो है हमारे यहाँ कोई कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लॉ नहीं है ना, कोई भी एक सिंगल लॉ, यानी कि कोई भी एक लॉ नहीं है हमारे पास जो कि क्या करे, कि ये डिफाइन करे कि कौन रिफ्यूज़ी है। और ये क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे पास लॉ नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, लीविंग स्कोप फॉर आर्बिट्रेरी एक्शन। ये क्या कर रहा है, मतलब अनुचित एक्शन करने के लिए क्या कर रहा है, स्कोप जनरेट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब जब आपके पास लॉ नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, प्रोसेस है, वो कुछ भी कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि हमारे पास क्लियर लॉ नहीं है। अगर हमारे पास क्लियर लॉ होता है तो ये क्या होती है, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम करती है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जो भी है, जुडिशरी हो गया, लॉ है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब लॉ नहीं है तो फिर क्या होगा, वो मनमाने अपने तरीके से आर्बिट्रेरीली क्या करेंगे, ये लोग अपना काम करेंगे, है ना, कोई मतलब सेंसिबल तरीके से नहीं, अपने जैसा होगा वैसा, वो जिन जैसा उनको उचित लगेगा उससे वो लोग क्या करेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लॉ नहीं है, तो ये स्कोप छोड़ रहा है, किसके लिए स्कोप छोड़ रहा है, ऑफिशियल्स के लिए, वो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस मैटर पे, टिल द एंड ऑफ March 25, है ना। जहाँ तक March 25 की बात है, मतलब मार्च एंड, मतलब 25 मार्च के एंड तक, अपार्ट फ्रॉम सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा, उसके अलावे, एंड द पासपोर्ट्स एक्ट्स 1967, ठीक है, और कौन, पासपोर्ट्स एक्ट्स जो हमारा 1967 का है, 3 लॉज, कौन कौन से लॉज, द फॉरेन एक्ट 1946, द रजिस्ट्रेशन फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड पासपोर्ट एंट्री into India Act 1920 were applied to deal with foreign national। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो 2015 के मार्च के एंड तक, 2015 नहीं, 2025 के मार्च के एंड तक ये सारे एक्ट क्या होते थे, अप्लाई होते थे, किस पे अप्लाई होते थे, किस पे अप्लाई होते थे, जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं, है ना, उस पर अप्लाई होते थे, अगर वो हमारे यहाँ आ रहे हैं
तो इन पे ये सारे एक्ट क्या होते थे, अप्लाई होते थे, इंक्लूडिंग रिफ्यूजी सीकर्स। और उन पे भी जो रिफ्यूजी है, कहने का मतलब वो है जो गवर्नमेंट से एज अ रिफ्यूजी का स्टेटस मांग रहे हैं हमारे यहाँ आके, उन पे भी ये एक्ट क्या होता था, अप्लाई होता था। फ्रॉम अप्रैल, और अप्रैल से क्या हुआ है, ये द इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट्स रिप्लेस द 3 प्री इंडिपेंडेंस लॉज एंड सबज्यूम्ड द इमिग्रेशन एक्ट 2000। जो 3 एक्ट था, ये तीनों एक्ट, इसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, है ना। रिप्लेस किससे कर दिया गया, तो अप्रैल में एक एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। वो एक्ट कौन सा था, वो एक्ट था फॉरेन नेशनल इंक्लूडिंग, ये यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट्स, फॉरेनर्स एक्ट्स, जिसने ये एक्ट ने इस तीनों एक्ट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इस तीनों एक्ट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और किसको सब्ज्यूम कर दिया, सब्ज्यूम मतलब शामिल कर लेना, तो 2000 का जो एक्ट था इमिग्रेशन एक्ट, उसको क्या कर लिया गया, है ना, कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000, उसको क्या कर लिया, फिर सब्ज्यूम कर लिया, कहने का मतलब से शामिल कर लिया, ठीक है, और उस तीनों को रिप्लेस कर दिया। वाइल दिस स्ट्रीमलाइन द लीगल फ्रेमवर्क, द एब्सेंस ऑफ रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैज़ ऑल्सो लेड टू डिफरेंट यार्डस्टिक फॉर रिफ्यूजी कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है। वाइल दिस स्ट्रीमलाइन द लीगल फ्रेमवर्क, तो इसने क्या करा, लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन करा, सही तरीके से चलाया, ठीक है। मतलब ये जो एक्ट अभी लाया गया है, इसने लीगल फ्रेमवर्क को क्या कर दिया, स्ट्रीमलाइन कर दिया, सही तरीके से सही लाइन पे ला दिया, है ना। द एब्सेंस ऑफ रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैज़ ऑल्सो लेड टू डिफरेंट यार्डस्टिक फॉर द रिफ्यूजी कम्युनिटी इन इंडिया। जो हमारा अभी भी जो रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का एब्सेंस हमारे यहाँ, कमी है, जो रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे यहाँ सही, वो जो इंडिया में है डिफरेंट यार्डस्टिक, मतलब डिफरेंट लेवल पे क्या कर रहा है, ये रिफ्यूजी कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स में डाल रहा है ना। डॉक्यूमेंट्स आल्सो लेड टू द डिफरेंट यार्डस्टिक फॉर द रिफ्यूजी कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है। मतलब डिफरेंट यार्डस्टिक पे क्या कर रहा है, रिफ्यूजी कम्युनिटी को रख रहा है ना। कहने का मतलब ये है, वाई देयर वॉज रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इन 2014 फॉर अबाउट 63,000 टिबेटन रिफ्यूजी, ठीक है। तो जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, मतलब वही हो गया कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी यही होता है कि अगर हम आपको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, मतलब आपको हम यहाँ पे रहने का क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि आप रह लो, है ना। तो मतलब रिफ्यूजी का स्टेटस देना उसे कहते हैं, कह सकते हैं आप। तो क्या होगा, 2014 में क्या किया गया, 60,000 तिब्बतन रिफ्यूजी को क्या दिया गया, रिफ्यूजी का स्टेटस दिया गया, है ना, ठीक है। मतलब उन्हें दिया गया कि हाँ, गवर्नमेंट ने उसे लीगली कर दिया कि हाँ आप रहो, जब मतलब कुछ समय के लिए, जब तक हमारी इच्छा है तब तक आप क्या करो, यहाँ पे रहो, है ना। मतलब रिफ्यूजी का स्टेटस दे दिया गया उसे। देयर इज़ नो सच डॉक्यूमेंट्स फॉर नियरली 90,000 श्रीलंकन तमिल्स, और ऐसा ही डॉक्यूमेंट्स कोई तमिल्स के लिए नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मतलब सही हमारे पास रिफ्यूजी के लेके सही हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस नहीं है ना। एक तरफ हम 63,000 तिब्बतन रिफ्यूजीज़ को स्टेटस दे रहे हैं, मतलब उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं एज अ रिफ्यूजी, और वहीं 90,000 श्रीलंकन तमिल्स जो हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उसको हम एज अ रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ June 23, the population of refugee or person of concern in India was over 2.11 लाख, यानी कि 2.11 लाख लगभग जो है इंडिया में क्या है, रिफ्यूजी का पॉपुलेशन है जून 2023 तक। ऑल्सो काउंटिंग दोज फ्रॉम म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। और ये सारे कहाँ से हैं, यहाँ से हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से भी हैं, मतलब म्यांमार से भी है, बांग्लादेश से भी है, और अफ्रीका से भी है, एंड वेस्ट एशिया से भी है। Any undocumented or staying refugee is regarded as an illegal migrant, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट। तो कहा जा रहा है कि अगर अनडॉक्यूमेंटेड हो आप और हमारे यहाँ रह रहे हो, ठीक है, इंडिया में रह रहे हो या किसी अदर कंट्री में रह रहे हो, और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट वहाँ का आपको नहीं जानती है, मतलब आपके पास कोई लीगल या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आप वहाँ पे रह रहे हो, तो आपको क्या डिक्लेयर किया जाएगा, इलीगल माइग्रेंट, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट, हमारे जो एक्ट है, ठीक है। एंड उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही इन्फिल्ट्रेटर्स कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, घुसपैठिया कहा जाता है। ही कैन ऑल्सो बी called an infiltrators, thus genuine and harmless refugee risk facing harassment,
ठीक है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस चक्कर में क्या होता है, जो जेन्युइन और हार्मलेस रिफ्यूजी होता है वो भी रिस्क में होते हैं। किस चीज़ के रिस्क में होते हैं कि वो भी कहीं हरासमेंट ना फेस करे, ठीक है। वही वही बात है कि अगर आप आपके पास अगर वैलिड प्रोसीड्योर नहीं है, वैलिड प्रोसेस नहीं है आपको डॉक्यूमेंटेशन का गवर्नमेंट के पास, तो कौन है किसके पास नहीं है, कौन डॉक्यूमेंटेटेड है किसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास सही तरीका नहीं होता। इसमें जो सही जो रिफ्यूजी होते हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट्स, वो भी क्या हो सकते हैं, हरासमेंट का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। ये कहा जा रहा है एडिटर के द्वारा। Even though the Citizenship Amendment Act 2019 was aimed at providing citizenship to 6 religious minorities belonging to Bangladesh, और कहा यह जा रहा है कि बिलोंग टू बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, वो क्या कहा जा रहा है, वो उसमें जो है 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो वहाँ के, जो अपने कंट्री में यानी कि बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, माइनॉरिटीज मतलब जो अल्पसंख्यक है, ऑन द बेसिस ऑफ धर्म के आधार पे जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक है, वो हमारे यहाँ का क्या ले सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं। ऐसा किसमें बोला गया था, तो 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। और वो लोग कहाँ कहाँ के थे, तो बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान के थे और अफगानिस्तान के थे, यहाँ के लोग। इट ड्रू अ शार्प क्रिटिसिज्म एज इट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन। और इन्होंने क्या, ये जो एक्ट था ये काफ़ी क्रिटिसिज्म को फेस करा था हमारे यहाँ। क्यों फेस करा था, क्योंकि ये जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था किसके बेसिस पे, तो लाइन्स ऑफ रिलीजन, है ना, धर्म के आधार पे ये क्या कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्रेस कर रहा था ये एक्ट, है ना। तो इसीलिए काफ़ी क्रिटिसिज्म देखना पड़ा था हमारे यहाँ इस एक्ट को। एंड लेफ्ट आउट सेक्शन ऑफ मुस्लिम एंड ऑल्सो श्रीलंकन्स, तमिल्स एंड रोहिंग्यास, है ना, बोथ माइनॉरिटीज़ इन देयर कंट्रीज। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप माइनॉरिटीज़ के बेसिस पे ले रहे हो, ठीक है, तो यानी कि अल्पसंख्यक के बेसिस पे ले रहे हो, तो श्रीलंकन तमिल भी तो है जो कि वो अपने कंट्री में क्या है, माइनॉरिटीज़ हैं, तो उसे भी आप लो, ठीक है। या जो कुछ ऐसे मतलब इनमें कहीं ऐसा देखा गया था कि मुस्लिम भी है जो कि क्या है, मुस्लिम को छोड़ दिया गया, है ना, जो कि माइनॉरिटीज़ थे कुछ कंट्री में, है ना, ऐसा मानना था, मतलब वहाँ के लोगों का है। या कोई कह सकते हो कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि जो मुस्लिम भी है वो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ है, या अफ़गानिस्तान में माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, या म्यांमार में माइनॉरिटीज़ है, तो ऐसा, या बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ है ना, अल्पसंख्यक है, ऐसा मानना था, ठीक है। तो काफ़ी ये क्या फेस करना पड़ा इसको, ये क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये रोहिंग्या को भी नहीं शामिल किया गया था इस एक्ट में कि आप रोहिंग्या जो म्यांमार में है, अल्पसंख्यक है, उसे आप नहीं शामिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसा बताया गया था हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा कि आप जो है ये सही नहीं कर रहे हो, ये जो एक्ट है ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ धर्म या रिलीजन कह सकते हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। बोथ माइनॉरिटीज़ इन देयर कंट्रीज़, है ना, सबके सब क्या है, माइनॉरिटीज़ हैं, कहाँ पे, अपने कंट्रीज़ में। कौन कौन, तो रोहिंग्या तमिल में, सॉरी, जो रोहिंग्या है वो म्यांमार में, और जो तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स, वो श्रीलंका में, ठीक है। बट इन अ नोटिफिकेशन लास्ट मंथ का जो नोटिफिकेशन आया है हमारे कंट्री में, यानी कि सितंबर में, अनडॉक्यूमेंटेड और ओवर स्टेइंग तमिल रिफ्यूजीज who have registered themselves with authorities were granted exemption from penal provision of Immigration and Foreigners Act। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी तमिल, श्रीलंकन तमिल से जो हमारे यहाँ आके रह रहे हैं और उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवा दिया है अथॉरिटीज़ के पास कि हम रह रहे हैं, है ना, तो उनको क्या किया गया है, उनको जो है, जो प्रोविज़न है हमारा इमिग्रेशन और फॉरेन एक्ट का, उससे मुक्त कर दिया गया, उससे एग्जेम्पशन प्रोवाइड दे दिया गया है कि आप जो है, आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है, आप पे ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। प्रोवाइडेड दे टुक शेल्टर इन इंडिया ऑन बिफोर 9 जनवरी
2015। और ऐसा इसमें कंडीशन लगाया गया है कि आप जो है 9 जनवरी 2015 से क्या कर रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो, तभी आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, है ना, मतलब छूट मिलेगा इस एक्ट से। अदर ग्रुप्स, ठीक है, अदर ग्रुप्स टू हैव बीन कवर्ड, और अदर ग्रुप्स हैं उसको भी क्या किया जा चुका है, कवर किया जा चुका है। स्टिल देयर इज़ नो चेंज व्हेन इट कम्स टू रिसेंट ट्रेंड ऑफ रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो चेंज, और कोई चेंज नहीं किया गया, किसमें नहीं किया जा रहा है, किया गया है, और कोई चेंज किसमें नहीं किया गया है, व्हेन इट कम्स टू रिसेंट ट्रेंड ऑन रिलीजन ऑफ रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन। और कुछ रिलीजन बेस्ड जो एक्सक्लूजन किया गया है, मतलब किसी टारगेटेड रिलीजन को जो एक्सक्लूड किया गया है, उस पर कोई निर्णय अभी तक कोई नहीं देखा गया, कोई चेंज उसमें नहीं देखा गया है। देयर इज़ नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद द अप्रोच ऑफ डिस्क्रीट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ टू रिफ्यूजी इन जनरल, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर आप कोई ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हो, रिफ्यूजी कौन होता है, मान लो आप इन्फिल्ट्रेटर्स या रिफ्यूजी कुछ भी हम बोले, अगर हमारे यहाँ 10,000 लोग पाकिस्तान से आके रहने लगे, भाग के आ गए हैं, तो कैसे आते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो जॉब का प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, चाहे वो किसी अंदर बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कोई फेस कर रहा हो, या गरीबी को फेस कर रहा हो, तो वो क्या हो गए, इंडिया आ गए, भाग के आ गए, या इंडिया से कोई भाग के चला गया कहीं और, ठीक है, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता, तभी वो क्या होता है, आता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अगर मान लो पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन मानवता का कोई क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, भाग के यहाँ पे आ गए, बॉर्डर क्रॉस करके किसी न किसी तरीके से भाग के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जो किसी अदर कंट्री में है उसको आप रिफ्यूज, वहाँ के लोग अगर आपके यहाँ आ गए हैं, यानी कि आ गए हैं एज अ इन्फिल्ट्रेटर्स कह दो या रिफ्यूजी कह दो, अगर आप उसे रिफ्यूजी का स्टेटस दे रहे हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये सही है। फंडामेंटली क्या रॉन्ग है, कोई रॉन्ग नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं है इसमें। आप उसे जो है एज अ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ दे रहे हो, है ना, मतलब मानवता का एक रिलीफ दे रहे हो, कि उसे जो है रिलैक्स दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, टू रिफ्यूजी इन जनरल, बट दिस हैज़ टू बी बैक्ड बाय कंसिस्टेंट। तो कहा जा रहा है कि आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देना चाहिए, कि आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को आप क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, किसी अदर कंट्री में जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है उसे आप ख़त्म कर रहे हो, अगर आप उसे रिफ्यूजी का स्टेटस दे रहे हो। बट दिस हैज़ टू बी बैक्ड बाय कंसिस्टेंट रेशनल एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, सही होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, है ना, तार्किक होना चाहिए, और फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, तो सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पार्टिकुलर कम्युनिटी को दे रहे हो और पार्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं दे रहे हो, है ना, या किसी पार्टिकुलर रिलीजन को आप टारगेट कर रहे हो कि नहीं इसको नहीं देना है, इसको देना है, तो ये सही नहीं है। ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, फर्स्ट एडिटोरियल ख़त्म होता है, फिनिश होता है। थैंक यू।